छत्तीसगढ़ में हाँ। उरांव जनजाति जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। अभी तक मंत्रिमंडल में किसी भी उरांव जनजाति के लोग को जगह नहीं मिला है। थोड़ा हो सकता है आपको अजीब लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन अभी तक उनको जगह नहीं मिला है। अगली बार अभी अभी जो मंत्रिमंडल गठन जो 2-3 लोग और बचे हैं, क्या इसमें मिलने की संभावना है? किसी उरांव जनजाति के व्यक्ति को स्थान मिलने की संभावना है? अगर हाँ तो किसकी तरफ उम्मीद ज्यादा है, और अगर ना तो आने वाले चुनाव में, क्योंकि विपक्ष भी इसको भुनाएगा और एक उरांव समाज भी सवाल पूछेगा ना कि तीसरी बड़ी जनजाति थे हम, हमको मंत्रिमंडल में क्यों जगह नहीं मिला? इसका जवाब तो आपको देना ही होगा अगले चुनाव में। बाजार हो गया, कंपनी बाजार हो गया, आदिवासी समुदाय के लोगों को वहां जगह नहीं मिलता है और रोड किनारे बैठते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो सारा कब्जा करके बैठे हुए हैं ना। तो ये एक जो असमानता है सर, इसको भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मैं आपके ध्यान में देना चाह रहा हूँ। मुझे ध्यान है जी, मेरे को अपने शब्दों में बताइए कि आदिवासी समाज के विकास के लिए या उनको और सुदृढ़ बनाने के लिए किस तरह की योजना और किस तरह की रणनीति बननी चाहिए? अभी है मेदांता की कंपनी की, बालको मेदांता की, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक डालने का है। वहाँ लुंड्रा क्षेत्र में और धौरपुर क्षेत्र में उसका बीच में एक पटोरा गांव है। तो पटोरा गांव में 10 एकड़ मैंने सब्जी मंडी के लिए स्वीकृत कराया। जो मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल के भवन विहीन हो गए हैं, भवन जर्जर होने के कारण गिर गए हैं, टूट गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं रहते, सेटअप नहीं है। तो बात से एक चीज जो मुझे बड़ा प्रभावित कर रहा है, मतलब हर एक चीज का, हर गांव का कहाँ क्या समस्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको जबानी याद है। जानता हूँ पिछली सरकार ने जो केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री नल जल योजना, तो राज्य सरकार का क्या है कि जो चीजें बजट में आप शामिल करा पाएंगे वही काम है 2 साल के अंदर अंदर स्वीकृत होता है। ठीक है, बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, किस तरह की चुनौती है और उससे निपटने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं? मेरे खिलाफ में, मेरे टिकट के खिलाफ में खड़ा किया और वो आंदोलन की स्थिति भी पैदा करी लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं अमित। आज के हमारे मेहमान हैं अंबिकापुर के पूर्व महापौर और लुंड्रा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रबोध मिंज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार अमित जी। सर, जब आपके बारे में और विष्णुदेव साय जी के बारे में एक चीज बड़ा चर्चा में है कि आप लोग वार्ड पंच से अपने करियर का शुरुआत किए हैं। क्या उम्र रही होगी सर आपकी? मैं करीब 23 साल का था जब पहली बार चुनाव, पहली बार, हाँ, शिक्षा खत्म किया रायगढ़ से पॉलिटेक्निक करने के बाद आया, तो उसी बीच में चुनाव का प्रक्रिया चल रही थी। तो ऐसे ही दोस्तों के बीच में बातचीत में हुआ कि ऐसा ऐसा है, और छात्र राजनीति में थे ही, तो थोड़ा वो था, थोड़ा इंटरेस्ट था। तो सब दोस्त यार लोग मिलके लड़े अलग अलग कोई क्षेत्र में पंच के लिए। पहले पंच से सरपंच बनते थे। तो सब लोग लड़े, फिर कोई हारे कोई जीते, ऐसा करके फिर हम लोगों की मेजोरिटी बनी। तो फिर ये हुआ कि फिर सरपंच के रूप में, पंच से सरपंच होते थे, तो सरपंच फिर मैं बना था। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? किससे प्रभावित हुए आप राजनीति में? अगर आए कि नाम लेना चाहें कि आपको उनके व्यक्तित्व ने काफी प्रभावित किया। नहीं, देखिए, जब मैं पंच में लड़ा उस समय तक कोई बहुत विषय नहीं था, क्योंकि पिताजी बड़े मेरे जो थे वो थोड़ा सा सामाजिक नेतृत्व करते थे। समाज में बात करना, बैठकें करना, सब चीज जागरूक करना। वो टीचर थे, तो वो सब लोगों के साथ तो उनका रहता था, समाज के साथ। तो हो सकता है कि माता जी का भी नेचर लीडरशिप का था, तो वो स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि मेरे में कुछ अपने जेनेटिक आया। तो वैसे फैमिली बैकग्राउंड में कभी कोई राजनीति में नहीं था। तो अचानक से ऐसे ही हुआ, पंच के रूप में। वो भी ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं रायगढ़ से पॉलिटेक्निक करके आने के बाद मेरी इच्छा थी व्यवसाय करने की। तो पिताजी और घर के लोग मना कर रहे थे कि भाई कभी परिवार में व्यवसाय नहीं किए तो बैंक फाइनेंस कराओगे, लोन लोगे, घर डूबेगा, ये होगा। उस पक्ष पे नहीं थे, लेकिन मेरी इच्छा थी करने की। तो उसी बीच में ही चुनाव आ गया था। तो अचानक से एक दिमाग में बात आ गई कि यदि मैं सरपंच बन गया तो 5 साल मेरे को भगाएंगे नहीं, और 5 साल में मैं अपना व्यवसाय खड़ा कर लूंगा। तो ये एक प्रकार से कहें कि बचपना या इस तरह का विषय, कोई राजनीति का बहुत बड़ा वो नहीं था कि वो था। लेकिन जब बन गया, सरपंच बन गया, फिर जब धीरे से लोगों के साथ उठना बैठना, काम और ये सारी चीजें, तो थोड़ा स्वाभाविक है राजनीति में इच्छा जगती चली गई।
तो उसके बाद लगातार चलते गए। फिर नेक्स्ट चुनाव में 6-7 साल के बाद, क्योंकि उस समय पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं था पूरा, तो हर 5 साल में चुनाव कंपलसरी नहीं होते थे। तो 8वें साल में फिर चुनाव हुआ। तब तक हम लोग कार्यकारी सरपंच के रूप में सरकार ने हम लोग को रिक्रूट कर दिया था। तो नेक्स्ट टाइम में फिर वो मैं जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा। उसके बाद जनपद सदस्य का लड़के फिर जनपद अध्यक्ष बने। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़के जिला पंचायत सदस्य हुए। और जिला पंचायत सदस्य रहते ही उसी समय फिर हमारा जो घर है वो क्षेत्र ग्रामीण में था, शहरी क्षेत्र में आ गया, नगर निगम बन गया। तो घर भी हमारा मोहल्ला नगर निगम में आ गया। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर अवसर दे दिया मुझे टिकट देकर। तो पहली बार महापौर बने 2005 में, और उसके बाद दूसरी बार फिर अवसर फिर मिला 2015 में, तो 2010 में, तो 10,000 में फिर चुनाव जीते। तो 2 बार मैं भारतीय जनता पार्टी से महापौर के रूप में काम किया। ये महापौर के रूप में आप जो काम किए हैं ये एक जी। बड़ा विशिष्ट बात है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में चुनाव का प्रचार हुआ, मंजूषा हाँ। भगत जी विधायक बनी, आपके जो 10 साल का कार्यकाल था उस दौरान आपने जो काम किया उसी के आधार पर अब की का जो चुनाव जीता गया, उसी मानक के आधार पर, या उसको कहीं पे हाँ। उन चीजों को सामने लाकर एक बड़ा कारण वो भी रहा कि आपके काम को मुद्दा बनाया गया। खैर सर, जब आप लुंड्रा के लिए आप नॉमिनेट हुए, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो युवा नेता हैं उनको आप विस्तार पूर्वक बताइएगा सर कि जब आप नॉमिनेट हुए तो शुरुआती दौर में वहां थोड़ा विरोध था, आपने न विरोध को समर्थन में बदला बल्कि एक शानदार जीत भी दर्ज की, वहां पर एक बड़ी जीत दर्ज की हाँ। आपने। किस तरह की रणनीति अपनाई आपने? नहीं, देखिए वो राजनीति में देखिए स्वाभाविक है, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं प्रतिद्वंदिता रहती है। जी जी जी। और स्वाभाविक भी है कि हर आदमी जो राजनीतिक क्षेत्र में आया है, तो जैसा मैंने कहा पंच से सरपंच बना, जनपद सदस्य, जिला पंचायत महापौर, तो स्वाभाविक है आगे बढ़ने की थी। तो मैंने भी विधानसभा के लिए प्रयास किया। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनकी भी इच्छा थी। और इसके साथ साथ तो उन्होंने भी प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन पार्टी तो किसी एक व्यक्ति को ही टिकट देगी। ठीक बात। तो स्वाभाविक है थोड़ा सा रहता है कि इस बार चूक गए, इसको मिल गया, मेरे को नहीं मिला, तो वो रहता है। तो वो विषय भी कुछ था। दूसरा फिर क्या है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो दूसरा पक्ष है, चाहे वो राजनीतिक दल कांग्रेस का हो या और जो राजनीतिक क्षेत्र में दखल करने वाले लोग हैं, तो वो कैसे किसी को रोकें, कैसे उसको परास्त करें, कैसे उसको, देखो ये रहता ही है, क्योंकि चुनाव तो चुनाव है, चुनाव में साम दाम दंड भेद सब प्रकार का होता है। तो स्वाभाविक है कुछ लोगों ने पीछे से बैकग्राउंड से सपोर्ट करके मेरे खिलाफ में, मेरे टिकट के खिलाफ में खड़ा किया, और वो आंदोलन की स्थिति भी पैदा करी, लोगों ने विरोध भी किया, सब कुछ किया, प्रयास हुआ कि टिकट भी बदल दी जाए या वो करें, लेकिन जो भी है वो हुआ। अब उसको हम अपने ढंग से, चूंकि आप जो कह रहे हैं कि इसको कैसे डील किए, क्या किए, तो वो चीज तो समय के साथ जो परिस्थितियां बनती है उसके अनुरूप में उसको नहीं, एक बड़ी निपटाना बात पड़ता है, है। जो युवा नेता आएंगे आपके बाद, हाँ। अगली पीढ़ी, उनको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे खिलाफ जो हवा बह रहा है उसको अपने पक्ष में कैसे लाना है, क्योंकि विरोध के बाद भी आपने जीत काफी बड़ी दर्ज की थी। नहीं, देखिए वो विरोध ऐसा नहीं था कि जनता का विरोध था, अच्छा अच्छा, वो उकसाया तो हुआ। राजनीतिक विरोध था, वो कुछ लोगों के विरोध था जो अपने साथ लोगों के साथ विरोध में लगे हुए थे, और कुछ वो लोग थे। लेकिन चूंकि देखिए एक दिन में, मैं मानता हूं कि एक दिन में आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। अब ये कोई छोटा चुनाव नहीं है विधानसभा का या जैसे महापौर का भी, तो उसके लिए आपको जनता के बीच तक पहुंचना पड़ेगा पहले ही। अब जनता यदि आपके बारे में जानती है, आपके नेचर को जानती है, आपके काम को जानती है, तो वो आज जनता वो आपके व्यवहार, आपके काम और आगे वो जो उम्मीदें, जो चूंकि वो जनप्रतिनिधि के रूप में अपना जनप्रतिनिधि ने अपना नेता चुनती है, तो उससे अपेक्षाएं रहती है। ठीक बात। तो वो तौलती है चुनाव में भी कि सामने किसको हम चुन रहे हैं। दल को भी तौलते हैं कि कौन सा दल का काम कैसा था, कौन से दल की आइडियोलॉजी क्या है, कौन सा दल कैसा काम करेगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रहा है उसकी सोच क्या है, उसका उसका व्यवहार क्या है, उसका काम कैसा रहा है। और बीजेपी से कोई लड़ रहा है तो बीजेपी की आइडियोलॉजी को लोग देखेंगे,
उसकी सोच को देखेंगे, उसके पीछे काम को देखेंगे, उसकी मंशाओं को देखेंगे, उसके कैंडिडेट का स्वभाव देखेंगे, तो लोग आज के समय में लोग तुलना करते हैं और देखते हैं कि उसका नेता जो है जिसको चुनने वाले हैं। मतलब परखते हैं एक ढंग से। प्रजातंत्र में तो स्वयं से आप नहीं बन सकते ना, ठीक बात है। जनता तय करती है। तो जनता में आपको वोटर्स जो है 18 साल से लेके आपको 70-75 साल तक के, 80 साल तक की जनता होगी। तो हर वर्ग के लोगों की सोच अपनी अलग अलग है, हर समय की परिस्थितियां अलग अलग रहती है। तो उन सारे चीजों के बीच में आपको खरा उतरना है। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि आप एक बैग से किसी राजनीति में आएंगे या जनता के सामने खड़े होंगे, तो जनता तो आपको जानती नहीं ना। लेकिन यदि आप जनता के बीच में सक्रिय हैं, जनता के कामों के लिए, जनता के जो चीजें हैं उनकी आवाज बन के आप उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए मिलना जुलना, उनके लिए काम करना, ये लगातार आपको उनके साथ है, तो एक प्रकार से जनता आपके स्वभाव को, आपके काम को समझती है। अभी भी जैसे विधानसभा का चुनाव है, आपने कहा कि विरोध हुआ, लेकिन मेरे को बड़ा लाभ इस बात का मिला कि 10 साल जो मैंने शहर में महापौर के रूप में काम किया, तो शहर में मैंने जो जिस योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि पहली बार नगर निगम बना था और शहर का स्वरूप जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक प्लान के साथ कि कैसे करना, और हमारी भाजपा की सरकार भी थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उनका समर्थन सपोर्ट भी था। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं बनाता था कि शहर के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स क्या है, पानी के लिए क्या करना है, लाइट के लिए क्या करना है, शहर को महानगर जैसे स्वरूप देने के लिए और क्या क्या चीजें, फैसिलिटीज चाहिए, तो उद्यान चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, शहर के अंदर गाड़ियां नहीं जा रही, बस स्टैंड कहाँ बनाना चाहिए, रिंग रोड की आवश्यकता है, रिंग रोड निकले ताकि बाजार बाहर आ जाए, और इसके अलावा नए जो क्षेत्र अगल बगल से जुड़े हैं उन क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार हो, कितना पैसा लगेगा, कितना बजट लगेगा, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, इन तमाम चीजों पे फोकस करके मैंने उस समय काम किया था। कई अतिक्रमण हटाए, सड़कों को चौड़ीकरण किए, नया बस स्टैंड बना, स्विमिंग पूल बना, पार्क बना, बहुत सारी चीजों के, हर गली मोहल्ले की जो सड़कें कच्ची कच्ची थी सारे सड़क सीसी रोड बन गए, कहीं डामरीकरण सड़क बना, कहीं पेवर ब्लॉक लगा के बनाए, कई चीजें हम लोगों ने किया। तो हो सकता है मेरे कामों को, चूंकि शहर में जैसे खासकर लुंड्रा विधानसभा शहर के चारों तीन तरफ करीब है, सटा हुआ है तीन लगभग। तरफ करीब सटा हुआ है, और एक प्रकार से सरगुजा घर के बहुत सारे लोगों का अंबिकापुर आगमन होता है। अंबिकापुर में लोग काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, मिस्त्रीगिरी काम करने आते हैं, और व्यापार के लिए अंबिकापुर आते हैं। तो सब लोगों ने देखा था उस समय 10 साल में शहर का स्वरूप कैसे बदला, किसने किया। तो एक वो बात पहले से ही थी कि प्रबोध मिज है जो महापौर थे, वो आज ठीक बात है। उनके मन में एक उम्मीद भी थी कि अरे हमारे क्षेत्र का यदि वो विधायक बनेगा, तो उनकी जो सोच थी कि शहर का जैसे विकास हुआ हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा, तो एक पॉजिटिविटी वो थी। प्लस इसके साथ पार्टी का भी ये था कि पार्टी ने जो अवसर दिया, तो पार्टी, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में जो इतना भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ में एंटी इनकम बेसी थी। हमारे पहले जो विधायक रहे थे डुंडरा क्षेत्र में, उनका कोई काम दिखा नहीं था, तो लोगों को एक उम्मीद थी, और पहले से भी मैंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया था, लोगों से संपर्क किया था, हर लोगों के साथ अपना क्षेत्र का, पुराना क्षेत्र भी रहा, क्योंकि जब मैं जनपद अध्यक्ष था तो ये अंबिकापुर ब्लॉक का था, अध्यक्ष था मैं। तो अंबिकापुर पूरा ब्लॉक का 70% पंचायत तो लुंड्रा विधानसभा में है। फिर जब मैं जिला पंचायत सदस्य बना लखनपुर क्षेत्र से, वो पूरा का पूरा क्षेत्र लुंड्रा विधानसभा है, और उसके बाद मैं महापौर बना, तो सारे लोग से संपर्क पहले से ही संपर्क थे, में थे आप और कोई ना कोई काम आते थे, अंबिकापुर आते थे, उनका कलेक्ट्रेट में काम है, बाकी चीजें सारे संपर्क में थे। तो इसका भी फायदा मुझे मिला। तो निरंतर आप यदि संपर्क में लोगों के साथ रहेंगे, लोगों के कामों के लिए साथ लगे रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में कभी ना कभी जनता आपके साथ रहेगी, आपकी मदद मतलब युवा नेताओं के लिए सीधा संदेश है कि आपको जनता से जुड़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। हाँ हाँ। सर, विधायक के रूप में भी आपके क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, किस तरह की चुनौती है और उससे निपटने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं? देखिए, चुनौतियां तो बहुत है, ग्रामीण परिवेश है, और उस अनुरूप में मैंने भी जैसे पहले के 6 महीने के अंदर अंदर मैंने एक मोटे मोटे तौर से
क्योंकि क्षेत्र भी जाना पहचाना था, पहले से घूमा हुआ था, बहुत सारी बेसिक आवश्यकताएं लोगों की क्या है, बड़ी बड़ी चीजें, मूलभूत जरूरतें क्या है, किस किस क्षेत्र में क्या जरूरत है, लोगों की मांग क्या है, ये चुनाव के पहले भी जब जाते थे तो लोग बताते थे। चुनाव के बीच में लोगों ने कई सवाल किए और वो अपेक्षाएं पाली कि ये काम होगा कि नहीं होगा। तो पता था कि कहाँ डिमांड क्या है, किस क्षेत्र की बड़ी काम की आवश्यकता है और छोटी कामों की कहाँ जरूरतें हैं, क्या है। तो वो उस अनुरूप में मैंने 6 महीने के अंदर अंदर एक मोटा मोटा पूरे लुंड्रा विधानसभा के विकास का खाका मेरे मन में और मेरे उसमें तैयार है। और उसे अनुरूप में पहला काम जैसे हम लोगों ने किया, जैसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ उदारी का क्षेत्र है, उदारी है, राता है, कोरीमा है, बासा है, जमड़ी है, ये जो क्षेत्र है इधर के, बकना कला है, कुंडी कला है, ये सारे लोगों का निस्तार और आना जाना आपको, ये एक कच्चा रोड है जो इसमें था, अब तो बनी रनपुर वाली सड़क, तो सोनपुर से लेके अपना यहाँ तक कोरीमा तक वो सड़क बनाने का था। और वो हर बरसात में वो सड़क बंद हो जाती थी और सारे सब्जी विक्रेता हैं और लोगों को आना है तो उनको घूम के रघुनाथपुर तरफ से आना पड़ता था, या तो केपी अजीरमा होके आना पड़ता था। तो ये पूरे 8-10 गांव लोगों का बड़ा डिमांड था कि इस क्षेत्र को आप ये सड़क है इसको बनाएंगे कि नहीं। तो वो पता था मुझको, तो इसलिए पहले प्रायोरिटी में ही वो सड़कों का काम था। तो सड़कों को पहले कार्यकाल में ही, पिछले बरसात के पहले ही मैंने उसको स्वीकृत करा के काम करा दिया। तो एक 8-10 गांव की बड़ी समस्या थी वो दूर हो गई। वैसे पूरे सड़कों की, पूरे जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन सड़कों को पहले बजट में मैंने जोड़ दिया था और अभी सेकंड बजट में भी बहुत सारे सड़कों को और जो कार्य योजना बनाते, राज्य सरकार का क्या है कि जो चीजें बजट में आप शामिल करा पाएंगे वही काम है 2 साल के अंदर अंदर स्वीकृत होता है। ठीक बात। तो इसलिए मुझे पता था, तो मैंने पहले बजट में ही सारे बड़े कामों को, जितने बड़े पुल पुलियां हैं, बड़े सड़कें हैं, ये सबको मैंने जोड़ के उसको रखा था, बजट में शामिल करा लिया था। तो सड़कों की स्वीकृतियां हो गई, अब उनके टेंडर भी लग गए, अब काम शुरू भी हो गए हैं। तो वो बहुत सारे 107 करोड़ के तो काम केवल पीडब्ल्यूडी के मैंने स्वीकृत कराए, बड़े बड़े कामों अपने विधानसभा में। अपने विधानसभा में लगभग 17 कामों की स्वीकृति, बड़े काम जिसमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, ताकि अगले चुनाव के पहले वो लोगों को दिखेगा, उसका उपयोग हो पाएगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जनमन योजना, उस जनमन योजना में हमारे पहाड़ी कोरवा, बस्ती, जंगल, पहाड़ के लोग हैं, वहां तक पहुंचने की सड़कें प्रथम लाट में 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसमें हुई, 21 सड़कों की स्वीकृति हुई और वो काम लगभग हो भी गए हैं। अभी कुछ फिनिशिंग बची है, बरसात के बाद होगा। और जनमन में सेकंड फेज में अभी फिर 18 काम की फिर स्वीकृति हुई है 48 करोड़ रुपए की, तो उसके टेंडर भी हो गए, उनकी काम भी शुरू करने हैं। इसी तरह से इरिगेशन विभाग में लगभग 8 एनीकट कम काजवे, कृषि किसान लोगों के लिए ऐसे ऐसे जगहों पे स्टॉप डैम बना के उसके साथ कंप्लीटली पंप लगा के 20-20 HP के दोनों तरफ पंप लग के पाइपलाइन बिछा के सिंचाई की व्यवस्था है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने सैंक्शन करा के वो काम भी टेंडर करा के वो शुरू हो गए हैं। तो ये इरिगेशन के लिए हो गया, पीडब्ल्यूडी के लिए हो गया। बिजली की जो समस्याएं थी वो क्षेत्र में जहां दिक्कतें थी उसके लिए अभी 132 kV के ट्रांसफार्मर की स्वीकृति हो रही है। तो ताकि जो हमारा जो ये तुरिया बीरा है वहां एक लगेगा तो आगे उर्दरा, पतराडी और उधर के जो लाइन की दिक्कतें रहती है तो वो लाइन उधर कवर करेगा। एक डूमरडी के पास ककनी है, ककनी में दूसरा 132 kV का सब स्टेशन सैंक्शन हो गया है, तो वहां से उस क्षेत्र का चितरपुर, सपड़ा, भेड़िया वो लाइन उधर कंप्लीट हो जाएगा। तो और इसी तरह से धौरपुर के पास अपन पड़ोली में कर रहे हैं, तो पड़ोली के पास से क्या है कि क्रेशर का बड़ा एरिया है उधर, 32-35 क्रेशर के हैं, बड़े बड़े लोड है वहाँ बिजली के, तो वो उससे वो एरिया कवर हो जाएगा। तो बाकी पब्लिक तक जो लाइन की समस्याएं होती है, वो लो वोल्टेज की समस्या है, वो सारे चीजों का समापन होगा। वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने देखा कि पानी बताइए, स्वास्थ्य और शिक्षा के अलग सवाल रखा हूं मैं। पानी के लिए व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, कई जगह क्या है वाटर लेवल बहुत नीचे है या है ही नहीं। पूछ रहा हूँ हाँ, क्योंकि ये जो नल जल योजना है ये भी लगभग ना डिस्टर्ब चल रहा है, मतलब अच्छा काम नहीं है उसका। नहीं, मैं मानता हूँ पिछली सरकार ने जो केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री नल जल योजना, मोदी जी ने इसको भेजा कि गांव तक हर आदमी को नल से पानी देना। हाँ, ठीक बात। उसकी चूंकि कांग्रेस यहाँ बैठा हुआ था तो कांग्रेस उस पूरी योजना की
मतलब बंदर मार्ट कर दिया। उसका जो क्रियान्वयन होना चाहिए था वो क्रियान्वयन में केवल पैसे कमाने का जरिया बना दिए। इसको कभी ये नहीं तय कर पाया कि किस जगह में पानी का सोर्स कहाँ है। पहले पानी का सोर्स ढूंढना चाहिए था कि आपको जैसे टंकी भरना है, तो टंकी भरने के लिए आपको, यदि आप ट्यूबवेल से डाल रहे हैं तो वहां कम से कम पानी 3 इंची 4 इंची पानी उस ट्यूबवेल में रहे, तब तो आप टंकी भर पाएंगे। यदि पानी ही नहीं है तो टंकी नहीं भरेगा, और टंकी नहीं भरेगा तो पानी सप्लाई ही नहीं होगी। तो ये उसको देखे ही नहीं, ये लोग केवल पाइपलाइन बिछाने का काम कर दिए टेंडर करके, और पैसा खा गए पूरा। हाँ, उसके बाद बोर करने वाला काम और किसी को दे दिए, टंकी बनाने काम और किसी को दे दिए, और ऐसे ऐसे जगह में टंकी बना दिए जहां आसपास पानी ही नहीं है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हच पच हो गया, और ये लोग कमाई का जरिया बना के उसको पूरा इसके चौपट कर दिए इसको। अब हमारी सरकार को इसको कई बार चर्चा हुई, वो इसको समेटने का, जहां जहां पर प्लान को सक्सेस करना है उस ढंग से इसको कर रहे हैं। एक जैसे अपन यहाँ कर रहे हैं, जैसे सोहगा में करीब 23 गांवों का एक साथ हम वहां पर कम्युनिटी वाटर सप्लाई कहते हैं जिसको, तो वो घुनघट्टा बांध से उसको पानी लाएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है वहां, और ट्रीटमेंट प्लांट बन के वहां से पानी ट्रीट करके उसको, जितने जो टंकियां बन रही हैं हर गांव में, वहां तक हर टंकी तक सबवेल बना के पानी पहुंचाएंगे, और उसके बाद टंकी भरी जाएगी, तब उससे गांव में पानी सप्लाई होगा। तो ये अपने अल्टरनेट खोज के कम्युनिटी वाटर सप्लाई ऐसा किए हैं। तो ऐसे ही अपन जैसे लुंड्रा के पास करना चाह रहे हैं, कुंदी कला बांध बन गया है, कुंदी कला बांध के पास से लेके उधर हम वहां पर बगल में लुंड्रा के आसपास में वो बड़ा साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, वहां एक बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। तो वहां से फिर पानी ट्रीट करके सब करके आसपास के गांव में जितनी पानी टंकियां हैं उसको भरने का काम करेंगे। तो ऐसा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे पानी। आपके बात से एक चीज जो मुझे बड़ा प्रभावित कर रहा है, मतलब हर एक चीज का, हर गांव का कहाँ क्या समस्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको जबानी याद है ना, कि कहाँ क्या समस्या है लोगों को, और बड़ी अच्छी बात है। और जब तक आप इस तरह से तैयार नहीं रहेंगे फिर क्षेत्र का डेवलपमेंट हो नहीं पाता। सर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैंने जो, जैसे अभी मैं बिजली के बारे में उसको ठीक करने का विषय रखा, सड़कों का रखा, पुल पुलियाओं की भी बड़ी बड़ी स्वीकृतियां हुई है, बड़े बड़े जो डिमांड थे। जैसे अपने पौड़ी से जगन्नाथपुर अपना कुन्नी क्षेत्र में है, उदयपुर जाने के लिए बहुत बड़ा शॉर्टकट रास्ता है, बरसों से मांग थी, पुलिया का टेंडर लग के हो गया। एक अपना जगन्नाथपुर से मुड़ा पारा था, वो सड़क बन गई, वो पुलिया का स्वीकृत हो गया 12 करोड़ रुपए का। एक पर्री से पौड़ी का सड़क का विषय था, ये भी स्वीकृत हो गया। एक लुंड्रा क्षेत्र में एक और पुलिया, बड़ी पुलिया थी, वो भी स्वीकृत हो गया। तो ये वो उसमें कर लिए। ऐसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने किया है कि उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ दिक्कतें हैं, और हमारे यहाँ जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं रहते, सेटअप नहीं है, तो उसके लिए बड़ा एक हमने इसे, उसके ऊपर जो होता है आबादी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बिस्तर के अस्पताल होते हैं, और 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, और कम से कम 12-13 नर्सेस का स्टाफ रहता है, एम्बुलेंस वहां रहती है। तो कंप्लीट सेटअप 30 बिस्तर के हिसाब से डॉक्टरों के साथ है। तो उसके लिए भी मैंने 3 कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करा दिया। वो क्षेत्र जैसे अपना डूमरडी है, डूमरडी उधर वो पूरा क्षेत्र जो जंगल पहाड़, हमारे पहाड़ी कोरवा लोग हैं, नगीसिया लोग हैं, उन क्षेत्र में अभाव है, वहां से उनको धौरपुर आना पड़ता है। तो डूमरडी में कम्युनिटी सेंटर स्वीकृत हो गई है, और बहुत जल्दी वो अभी बजट फाइनेंस में गया है, वो चालू भी हो जाएगा। तो वहां 30 बिस्तर का अस्पताल हो जाएगा, बड़े डॉक्टर्स लोग वहां उपलब्ध हो जाएंगे, एम्बुलेंस रहेगा, तो उधर की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठीक हो जाएंगी, मेरा ऐसा सोचना है। उसी तरह से एक बीच में बरगीडी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए हैं। तो उससे उधर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, पतराडी हो गया, बहराडी हो गया, तुरिया बीरा हो गया, और आसपास के उधर के आगे जितने गांव हैं, अस्कला वगैरह से लेकर सब, तो वहां पर उनका, उन पूरे क्षेत्र के गांव वालों का 30 बिस्तर का अस्पताल वहां होगा, तो उससे वहां कवर हो जाएगा। फिर एक हमारा जो लखनपुर क्षेत्र है, वो कुन्नी बहुत बड़ा क्षेत्र है, उधर जंगल पहाड़, उधर लखनपुर से करीब 25 किलोमीटर, हाँ करीब 22 किलोमीटर कुन्नी जमदरा क्षेत्र है।
उसके आगे आपका घाटोन जैसा जगह है जहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है। डांड केसरा है, ढोड़ा केसरा, अरगोती, बिनिया, तिरकेला, पटकुरा, वो आसपास सकरिया, लवजी, जामा, वो जो क्षेत्र है, बार बार शिकायतें हैं कि एम्बुलेंस तक नहीं है, एक छोटी गाड़ी तक नहीं है, वहाँ एक डॉक्टर तक नहीं रहते, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके बावजूद। तो वहां के लिए 30 बिस्तर का अस्पताल वो सैंक्शन हो गया है। तो उस क्षेत्र में वो 30 बिस्तर का अस्पताल बनेगा तो सारे पेशेंट के लिए सुविधाएं वहां मिल जाएंगी। एम्बुलेंस रहेगा तो आना जाना लोगों को करना सब करेंगे। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह से मैं तीन अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन तीन कम्युनिटी सेंटर स्वीकृत हो गया है। और अभी तो केवल दूसरा ही साल है, 2 साल भी पूरे नहीं हुए। 2 साल पूरते पूरते ही काफी कुछ हमने लाइन अप कर लिया है। और इस साल की बजट में भी बहुत सारी चीजों को हमने स्वीकृत कराया है, वो प्रक्रिया में है। सड़कों का, बड़े कुछ सड़कें थे, तो ये सड़कों का काम, बिजली का काम, स्वास्थ्य का काम और ये सब चीजें जो भी है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयास है कि अच्छा काम हो थोड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बहुत पुराने पुराने भवन बने हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब उस समय भवन बने उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं है। जो मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल, कई भवन विहीन हो गए हैं, भवन जर्जर होने के कारण गिर गए हैं, टूट गए हैं। तो ऐसे बहुत जगह पे स्थितियां खराब है। हाई स्कूल वगैरह भी खुल गए हैं, हायर सेकेंडरी खुले हैं, लेकिन हायर सेकेंडरी खुले हैं तो उसके लिए भवन अभी तक नहीं बना है। तो ये सारा चीजों को जोड़ के अपन पिछले बार 2 हायर सेकेंडरी स्कूल जैसे सिलसिला का है, सिलसिला में भी बहुत स्वीकृत था, भवन नहीं बना था। तो इस बजट में भवन स्वीकृत हो गया, अब टेंडर होके काम भी चालू हो गया है। तो ऐसे ही अगले बजट में जहां जहां के भवन बचे हुए हैं उन भवनों को बजट में शामिल करके उनके लिए काम करेंगे। और एक प्रयास है, मैंने चिट्ठी भी लिखा है और जिला शिक्षा अधिकारी से पूरी जानकारी भी मांगी है कि भवन विहीन जितने प्राइमरी स्कूल हैं, जितने मिडिल स्कूल हैं, जितने हाई स्कूल हैं, उसकी सूची दे दें। तो प्रयास रहेगा कि अगले बजट में हम इसको, जितने भी भवन विहीन शालाएं हैं उसके लिए पैसे स्वीकृत हो जाए, बजट स्वीकृत हो जाए तो करेंगे। बाकी तो अमूमन बाकी सरकार जो है, पार्टी के नाते सरकार, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, दिल्ली में मोदी जी हैं, तो पैसे की और योजनाओं की कमी नहीं है। तो विष्णुदेव साय जी की सरकार में भी बहुत सारी चीजें, जो योजनाएं इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, जो घोषणाएं थी, वो सबको लगभग पूरा कर दिए। महतारी वंदन योजना में भी महिलाओं को 1,000 मिल रहा है। तो बड़ी योजनाएं जो शासन की है उस स्तर पे तो काम हो ही रहा है। महतारी वंदन 1,000 हर महिला को मिल रहा है। धान की कीमत हमने कहा था 21 क्विंटल करेंगे, 3100, वो 2 किस्त में, एक ही किस्त मान के चलिए, खरीदी के समय जितना आया वो पैसा मिल जाता है और अंतर की राशि धान खरीदी समाप्त होती है तो एक मुश्त पूरा पैसा सब किसानों को मिलता है। बोनस का पैसा बचा था वो भी दे दिए, तेंदुपत्ता का दाम भी बढ़ा दिए। तो जो सरकार की योजनाओं में जो जो चीजें हैं वो तो रेगुलर कंटिन्यूअस लोगों की जनता तक मिल रहा है। किसान सम्मान निधि केंद्र का विषय है, हमेशा पहुंच रहा है, हर 4 किस्त में मिलना है, उनको मिल ही रहा है। तो वो बड़े स्तर पे शासन की जो योजना है वो तो हो ही रहा है इम्प्लीमेंट। इसके अलावा विधानसभा वाइज विधायक होने के नाते अन्य योजनाओं में मेरी क्या हिस्सेदारी होगी, विकास में मेरा कहाँ योगदान होगा, क्षेत्र में और क्या कर सकते हैं उसके लिए जो प्रयास है, तो वो सब कई प्लान बने हुए उसके हिसाब से। दीर्घकालिक योजना क्या है आपके पास? जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि आपने जो 10 साल महापौर रहते हुए काम किया, आज उसके दम पे नगर निगम में फिर से आपने वापसी की। इस तरह की कोई योजना आप लुंड्रा विधानसभा के लिए बना रहे हैं ताकि आप कल रहे ना रहे लेकिन उस बात पर चुनाव लड़ा जाए? नहीं नहीं, तो यही सब विकास का ही काम है। जी। जो भी विकास बड़े कामों का बचा था, बड़ी पुलियाएं थी, वो सब काम को लाइन अप मैंने किया है। एक बड़ा विषय हमारा लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र सब्जियों का है। सब्जी की खेतियां भयंकर होती है और सबको अंबिकापुर आना पड़ता है मंडी में। और जो बड़े किसान हैं वो तो सीधे डायरेक्टली बाहर के जो व्यापारी उनसे बात होती है, खेत से ही चला जाता है सब्जियों का। तो एक वहाँ लुंड्रा क्षेत्र में और धौरपुर क्षेत्र में उसका बीच में एक पटोरा गांव है। तो पटोरा गांव में 10 एकड़ मैंने सब्जी मंडी के लिए स्वीकृत कराया, अलाट कराया है अभी। और लगभग 10 करोड़ रुपए की सब्जी मंडी का वहां प्रपोजल मैंने दिया है जो प्रोसेस पे है। और एक बड़ी सब्जी मंडी वहां डाल, किसानों को सीधा फायदा होगा, सीधा किसानों को फायदा होगा। और भाई बाकी जो यहाँ 10% 12% कमीशन देते हैं वो कमीशन भी उनका बचेगा। और वहाँ मंडी शासकीय लोकल होने का भी अपना फायदा है। शासकीय मंडी होगी तो वहां से
लोगों को बड़े व्यापार भी बढ़ेंगे। और उसी के साथ में वहां से धौरपुर से लेके डुमरडी होते हुए, भेड़िया होते हुए सन्ना तक वो एक बड़ी सड़क 2 लेन की जोड़ने का 50 किलोमीटर की सड़क बजट में मैंने प्रपोजल दिया है। मुख्यमंत्री जी भी उससे सहमत हैं, उनका भी क्षेत्र जसपुर है। तो वो सड़क बनेगी तो वो सीधे जसपुर से लेके मतलब झारखंड जसपुर रांची और रांची से जसपुर होके सन्ना होते हुए धौरपुर और प्रतापपुर होते हुए सीधे यूपी निकल जाएगा। और सड़क भी बड़ा खूबसूरत होगा। हाँ, तो ये शॉर्टकट की एक बड़ी सड़क होगी। मस्त प्लान है आपका। तो ये बड़ा एक योजना है। और उससे हमारा फायदा ये होगा कि मेन कनेक्टिविटी से वो हमारा लुंड्रा का वो पूरा क्षेत्र जुड़ेगा। ठीक बात। दूसरा, सब्जी मंडी हम वहां बनाएंगे तो सब्जियों के जो व्यापारी हैं, चाहे उड़ीसा के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, बनारस के हैं, तो उनके लिए भी पूरी चीजों का व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बड़ा फायदा उस क्षेत्र को। ये मस्त प्लान है। तो ये चीजें इधर जोड़ने का है। दूसरा, ये जो हमारा जो लखनपुर का जो क्षेत्र है, ये उधर से धर्मजयगढ़ के लिए जोड़ने का एक प्लान है। तो वो घटोन होते हुए भी घटोन तक सड़क की स्वीकृति करा रहे हैं, पटकुरा से घटोन। तो ये अमगसी से होते हुए कुन्नी होके घटोन होते हुए आगे धर्मजयगढ़ के आगे जोड़ा जा सकता है। दूसरा एक बड़ा प्रोजेक्ट बात हुई है मेदांता की कंपनी की, बाल्को मेदांता की, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक डालने का है हमारे कुन्नी क्षेत्र में। वो मेन पार्ट के ऊपर जो डांडकेसरा है, डांडकेसरा में एक डैम बड़ा बना के और अरगोती में नीचे एक डैम बना के बीच में टरबाइन लगा के पावर जनरेट करने का है। तो वो ग्रीन एनर्जी के रूप में होगा। तो 6000 मेगावाट 1200 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है, 6000 करोड़ रुपए का। तो वो भी चर्चाएं चल रही है, पहला सर्वे हो गया है। और वो प्लांट यदि हम वहां लगा पाते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बिजली पैदा होगी। और लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे अभी हम लोग विरोध करते हैं, कोयला का उत्खनन होता है, सब होता है, कोयला निकाले और लोग चले जाते हैं, तो वो खत्म हो जाता है अननेसेसरी लोगों का वो। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये केवल कोयला निकालने का विषय ही नहीं है, पावर जनरेट होगा और पावर जनरेशन लंबे समय तक चलता रहेगा, सैकड़ों साल के लिए प्रोजेक्ट स्थापित हो जाएगा। तो उस क्षेत्र का चाहे हॉस्पिटल का विकास हो, स्कूल का विकास हो, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट का विकास हो, लोगों को रोजगार मिलने का अवसर है, ये सारी चीजें वहां के लोगों को मिले। तो ये बड़ी बड़ी कुछ चीजें सब प्रकार से, छोटी बड़ी, जो मैं मस्त तैयार किया है, मेरे को भी बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। जितना मैं सोच पाता हूँ, जितना प्रयास है करने का प्रयास है, अब ये है कि सफल कितना हो पाते हैं। ठीक बात है, नहीं इरादा है तो हो ही जाएंगे। हाँ। सर, आपके शब्दों में या आपके विचार से, अब चूंकि आपकी बातों को सुन के ना मेरे को ये लगने लगा कि आप सोचते तो बहुत अच्छा और बहुत दूर तक। आप मेरे को अपने शब्दों में बताइए कि आदिवासी समाज के विकास के लिए या उनको और सुदृढ़ बनाने के लिए किस तरह की योजना और किस तरह की रणनीति बननी चाहिए अभी तक जो चल रही है, इसके अलावा? नहीं, देखिए, हमारा आदिवासी समुदाय एक्चुअल में जंगलों पहाड़ों में रहने वाला है। ठीक है। और बहुत अभाव में रहा है। और अभी अभी सरकार की नीतियां या जो भी चीजें हैं, जैसे उदाहरण के लिए कहूँ मैं, हमारे प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी जी, वो जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो काम किया, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई। वो हमारे ट्राइबल क्षेत्रों के लिए एक रामबाण का काम किया। पहले नहीं तो लोग, सड़कें नहीं थी तो लोग आना जाना, लोगों का आवागमन, सरकार का आवागमन भी नहीं होता था। तो अब वो हर बसाहट तक सड़कें, पक्की सड़क डामर की चली गई है। तो उसके पहुंचने से लोगों तक बिजली भी पहुंचा, स्कूल खुलने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए आपके पास गाड़ियां चलने लगी, ईंटा चला गया, सीमेंट चला गया। तब वो आज उस स्थिति पे आ गए। और आज की स्थिति में क्या है कि जो सरकार की नीतियां में किसानों को भी, जो ट्राइबल लोग हैं उनको मिल रहा है, जंगल के वनोपज का पैसा मिल रहा है। लेकिन उसके साथ ही जो सोच है, मानसिकता, हमारे ट्राइबल लोग चूंकि अभी अभी थोड़ा पढ़ लिख रहे हैं, निकल रहे हैं, और जब तक आरक्षण का विषय था, कम लोग पढ़े थे, तो सभी को नौकरी लगभग लग जाती थी जो 12वीं पास कर लेता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि ट्राइबल क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। ट्राइबलों की यदि 100 पद हैं, तो उस पद में 100 पद के खिलाफ में भी 1000 लोग 10,000 आवेदन आ रहा है।
तो नौकरी तो 100 लोगों की ही लगेगी ना, बाकी को तो लगेगी नहीं। फिर हमारे आदिवासी समुदाय का जो नेचर है, व्यवसायिक नेचर नहीं है, नहीं। तो वो सरल स्वभाव के लोग हैं, तो व्यवसाय की तरफ भी हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय के लिए मेरे जो जैसा सोचता हूं मैं कि व्यवसाय की तरफ हम लोगों को भी, ट्राइबल वर्ग को भी ध्यान करना पड़ेगा। चाहे ट्रेडिशनल हमारा जो खेती का है या जंगल वनोपज का है उस दिशा में हो या अन्य किसी दिशा में हो, क्योंकि वो जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक नौकरियां कितनों को लगेगी। ठीक बात। आज शिक्षा में पढ़ा तो दे रहे हैं सब लोगों को, पढ़ भी रहे हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट है, कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई मेडिकल में चला गया तो कर ले रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज 12वीं के बाद 10वीं के बाद नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोग करेंगे क्या? तो वो अब उनको छोटा छोटा व्यापार की ओर, व्यवसाय की ओर भी जाना चाहिए, ताकि उनका रोजगार चल सके, उनका आर्थिक उन्नति हो सके। तो इस दिशा में भी थोड़ा सा बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे खेती का विषय है, खेती करते हैं तो खेती, कमर्शियल खेती चालू करें। जैसे लुंड्रा क्षेत्र में करते भी हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, लेकिन वो कच्चा काम है। कभी रेट मिल गया तो अच्छा पैसा मिल गया, कभी रेट मिला पूरा तो टमाटर फेंकना पड़ता है, पूरा नुकसान, बिकता नहीं है। लेकिन वैसे ही कुछ व्यवसाय, किराना दुकान भी खोल सकते हैं कहीं, अमूमन उसमें भी उतना वो नहीं है, लोगों का नेचर नहीं है तो कर नहीं पाते। नहीं तो अमूमन और लोगों को देखिएगा, समान वर्ग के लोग आज बिहार से बहुत सारे लोग आते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, थोक सब्जी बाजार से सब्जी उठाते हैं। कभी गांधीनगर में बैठ गए एक भाई आपका आकाशवाणी चौक में बैठ गया, एक भाई गुदरी गुदरी बाजार में बैठ गया, तो एक परिवार सब्जी बेच के ही कर ले रहा है, लेकिन वो ट्राइबल वर्ग में देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपका तो ध्यान इधर भी बढ़ाऊंगा। व्यवसाय का सोच थोड़ा सा नहीं, मैं उस आपको दिशा में बताता हूँ, नहीं है ट्राइबल उससे मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले कोई मीडिया का साथी चला रहे थे कि जैसे जो ये क्षेत्र है, जैसे गुदरी बाजार हो गया, कंपनी बाजार हो गया, आदिवासी समुदाय के लोगों को वहां जगह नहीं मिलता है और रोड किनारे बैठते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो सारा कब्जा करके बैठे हुए हैं ना। तो ये एक जो असमानता है सर, इसको भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मैं आपके ध्यान में देना चाह रहा हूँ। मुझे ध्यान है जी, कंपनी बाजार में, गुदरी बाजार में भी एक सेट केवल देहाती मार्केट के लिए रखा हुआ व्यवस्था है, लेकिन नगर निगम के लोग, यहाँ के आरआई कर्मचारी टाइट करते हैं, शिकायतें आती है, हटा देते हैं, गांव वाले बैठना चालू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे फिर एक तो आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर इनको सबको भागना पड़ता। मैंने कहा ना कि आदिवासी जो है वो सरल स्वभाव के लोग, लड़ना भिड़ना नहीं चाहते, और दूसरा व्यवसायिक वो दृष्टिकोण बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या करेंगे, वहां से हटा दिए गए, दूसरा कोई कोचिया आके घुस गया तो बेचारे आके किनारे कहीं बैठ जाते हैं। तो ये तो है, व्यवस्थाएं तो हम दे रहे हैं उनको, नगर निगम से एक ठो सेट उन्हीं के लिए ही बना हुआ था मेरे साथ, लेकिन अब वो हो नहीं पाता है कंप्लीट मॉनिटरिंग। तो ये तो अवेयरनेस और जागरूकता का विषय है ना। वो वही कह रहा था, व्यवसायिक सोच और उस दिशा में हम लोग काफी पीछे हैं, ट्राइबल लोग, तो उस दिशा में भी बढ़ने की जरूरत है। आज आप देखिए ना, व्यवसायिक क्षेत्र में भी कितने लोग आज निकलते हैं, कोई आदिवासी दिखता है क्या? नहीं दिखता, नहीं दिखता। बहुत मुश्किल होगा तो एक आध पेट्रोल पंप किसी कोटे के रहती है तो एक दो पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे, एक आध ठो ईंट भट्ठा मिल जाएगा, एक आध ठो क्रेशर मिल जाएगा, बाकी कहाँ है, कितने लोग हैं? तो उस दिशा में यदि बढ़ेंगे तो सरवाइव कर पाएंगे। कितने किराना दुकान खोल सकते हैं, कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, और भी चीजें, व्यवसाय को जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं, व्यापारी जितना समय, क्योंकि उनका जीविकोपार्जन का चीज वही है, उसी में सब दिमाग लगाते हैं, उसी में सब पूंजी लगाते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन आदिवासियों का स्वभाव नहीं है। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है जेनेटिक भी हो जाता है, जेनेटिक पारिवारिक से देखते हैं तो सीखते हैं। तो इसलिए लोग नौकरी की तरफ सोचते हैं कि एक सरकारी एक कोई भी चपरासी लग जाए, तो आदमी सोचता है कि चलो मेरा जीवन श्योर हो गया, कम से कम 10,000 5,000 जो मिलेगा महीने का, उतना मेरे 60 साल तक के लिए हो गया, तो इसलिए लोग उधर ध्यान करते हैं। सर, मेरे पास सवाल ढेर सारा है, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि मैं राम कुमार टोप्पो जी जो सीतापुर विधायक हैं, उनसे भी ये सवाल किया था, किसी टेक्निकल त्रुटि की वजह से मैं आवाज नहीं आया तो मैं अपलोड नहीं कर पाया, मतलब उतना को काटना पड़ा। सर, छत्तीसगढ़ में उरांव जनजाति जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है,
अभी तक मंत्रिमंडल में किसी भी उरांव जनजाति के लोग को जगह नहीं मिला है। थोड़ा हो सकता है आपको अजीब लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन अभी तक उनको जगह नहीं मिला है। अगली बार अभी अभी जो मंत्रिमंडल गठन जो 2-3 लोग और बचे हैं, क्या इसमें मिलने की संभावना है? किसी उरांव जनजाति के व्यक्ति को स्थान मिलने की संभावना है? अगर हाँ तो किसकी तरफ उम्मीद ज्यादा है, और अगर ना तो आने वाले चुनाव में, क्योंकि विपक्ष भी इसको भुनाएगा और एक उरांव समाज भी सवाल पूछेगा ना कि तीसरी बड़ी जनजाति थे हम, हमको मंत्रिमंडल में क्यों जगह नहीं मिला? इसका जवाब तो आपको देना ही होगा अगले चुनाव में, क्योंकि अमरजीत भगत जी जो उरांव जनजाति के हैं, पिछली बार उनको मंत्रिमंडल में जगह और महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिला था, तो इसलिए यह सवाल ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या परिस्थितियां बनेंगी सर, और इसका क्या तोड़ है आपके पास, ये बता दीजिए आप। नहीं, देखिए, जो भी राजनीतिक दल है या सरकार है, वो प्रतिनिधित्व तो लगभग सभी वर्गों को देती है। ठीक है। और वो राजनीतिक क्षेत्र में भी क्योंकि सबको लेके चलने का विषय रहता है, तो उसके अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है। ये वो आप जाति के हिसाब से ले सकते हो, धर्म के हिसाब से ले सकते हो, या पूरे समूह के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो वो तो अपनी जगह है, अपनी अपनी सोच का विषय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष और सबके साथ सबका विकास के नारे के साथ चलती है। तो वो विकास के दृष्टिकोण से भी है, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में भी। तो ऐसा नहीं है कि उरांव समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उरांव समाज के व्यक्तियों को मिला है, प्रतिनिधित्व मिला, इसके पहले भी मिला। गणेश राम भगत जी पहले मंत्री थे, उरांव ही थे। कांग्रेस ने अमरजीत भगत को दिया। उसके पहले और जो समय था उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो वो ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। और अभी तो मंत्रिमंडल पूरा बना नहीं है, तो मंत्रिमंडल के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। संसदीय सचिव का पद है, राजनीतिक क्षेत्र में संगठन में भी बहुत सारे पद हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व किस रूप से देना है, वो समय और मर्यादा के हिसाब से और आवश्यकताओं के हिसाब से तय करते हैं। राजनीति में बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि ऐसा भी है कि कहाँ पर किस समय किस चीजों के लिए कब क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब वो ऊपर वाले बड़े जो लीडर हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो तय करते हैं। तो अब किसी एक समाज से, एक व्यक्ति से तो सरकार नहीं चलती ना, नहीं चलती। हाँ, ठीक बात। हाँ, तो आपको पूरे सबको साथ समाज, कैसे परिस्थितियां हैं, क्या दृष्टिकोण है, अभी कैसे उसको सामंजस्य बनाए, ये विषय रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि ध्यान में नहीं होगा, होगा ध्यान में। तो अपने हिसाब से भाई निर्णय करना तो पार्टी हाईकमान को है। हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी हैं, सभी को लेके चल रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं, सबका काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छा मान लीजिए कि आप उरांव समाज की बात कर रहे हैं, तो उरांव समाज में मान लीजिए कि अभी ठीक है 3 विधायक हैं, वो कभी मान लो न रहते, एक विधायक भी नहीं रहते, हार गए होते, कांग्रेस के ही विधायक बने, तो कौन बनता? तो ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, मुझे लगता कि ये चीजें हैं, ऐसा है कि किसी वर्ग से, किसी जाति से लेने की आवश्यकता है। सवाल है कि उस समाज के लिए काम करने का विषय है, राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व का विषय है। तो प्रतिनिधित्व तो दिया ना, प्रबोध मिंज को टिकट नहीं भी दे सकते थे, और किसी को दे सकते थे, किसी कंवर कुराव को दे सकते थे। मैं यहाँ ऐसे पे एक एक चीज correct प्रतिनिधित्व, करूं सर। हाँ, एक प्रतिनिधित्व विधायक के नाते एक प्रतिनिधित्व तो है। मैं आपको राम correct कुमार करता हूं। टोप्पो के नाम से एक प्रतिनिधित्व है भाजपा का, रायमुनि भगत के नाम से प्रतिनिधित्व है भाजपा में, ठीक है। उरांव समाज का। ठीक। टिकट भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया। दिया, हाँ। हाँ। अब मैं आपको करेक्ट करता हूँ। टिकट पार्टी सर्वे करवा के देती है कि कौन जीतने के लायक है, ये कटु सत्य हर पार्टी करती है। दूसरा बात, विधायक चुनना जनता का काम है। विधायक जनता बनाती है या हराती है। विधायक के बाद संसदीय सचिव या मंत्रालय मंत्री बनाना या फिर संगठन में, ये पार्टी का काम है। तो अगर आप लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है तो अभी तक तो जनता ने दिया है, अब आगे पार्टी की जिम्मेदारी है। मैं थोड़ा इसको ये अवसर किसने दिया? जनता ने दिया अवसर तो टिकट तो जीता, पार्टी ने देखा होगा ना कौन जीतने लायक है। पार्टी ने भाई जीतने लायक, हम पार्टी कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, पार्टी चुनाव लड़ती है। प्रबोध मिंज अकेले चुनाव लड़ा, पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो उरांव नहीं थे वो लोगों ने भी लड़ा, पूरी मदद करी पार्टी के लिए। तो पार्टी केवल एक जाति विशेष से, एक धर्म विशेष से नहीं है, लेकिन
टिकट के समय भी देखा जाता है कि सामाजिक संतुलन एक बना रहे, क्योंकि पार्टी में हर वर्ग के लोग हैं। तो उस संतुलन को उन्होंने ध्यान दिया, और जैसा अनुपात है या जो भी चीजें सरगुजा क्षेत्र में, अब जहां अवसर है वहीं तो देंगे ना। रायपुर में किसी उरांव को तो टिकट दे नहीं सकते, उरांव की आबादी नहीं है। बस्तर में तो नहीं दे सकते। तो जहां दिया जा सकता है, तो हमारा जो बाहुलता है, जसपुर में बाहुलता है, सरगुजा में बाहुलता है, इन क्षेत्रों में दिया। कांग्रेस ने भी दिया। मैंने भी चुनाव लड़ा तो किसके साथ लड़ा? प्रीतम राम उरांव ही थे, उसके साथ लड़ा। तो अवसर मिला ना भाई, पार्टी ने अवसर दिया। पार्टी अवसर ही नहीं देती समाज को, तो वोट तो किसी को देना ही है, जनता को। जो ऑप्शन उनके सामने रहता उस ऑप्शन को चुनता वो। ठीक बात। तो ये प्रतिनिधित्व देने का विषय था, उन्होंने दिया। आज विधानसभा में हम लोग बैठे हैं ना, अपने समाज की बातें या अपने हित की बातें या बाकी चीजें रखते तो हैं। मंत्री ही बन के ही सब कुछ होगा भाई, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक बात है, इरादा रहे तो बिना मंत्री बन के हो जाएगा। और सर एक आखिरी सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ, जो हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जो अभी जैसे कोयला उत्खनन हो गया या और भी जो माध्यम है, इसको संतुलित करने के लिए क्या होना चाहिए आपके शब्दों में बताइए। हो रहा है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। अब इस पे ज्यादा जाऊंगा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि बाद में मजा नहीं आएगा। लेकिन जो चीजें बिगड़ रही है, कहीं तो हम प्रभावित होंगे आज नहीं कल। तो इसको संतुलित करने के लिए, जैसे एक पेड़ माँ के नाम पर्याप्त नहीं लगता है मेरे को, मैं अपने शब्दों में बताऊं तो, और किस तरह की योजनाएं अपनाई जाए कि ये संतुलन बन जाए। अब देखिए क्या है कि जो भी मिनरल्स हैं वो जंगल पहाड़ों में ही है। कोई शहर में, रायपुर बिलासपुर शहर के बीचों बीच कोई मिनरल नहीं है। तो जो मिनरल है जंगलों में है, पहाड़ों में है, चाहे आयरन और कह लीजिए, कोयला कह लीजिए, बॉक्साइट कह लीजिए, जितने भी चीजें, चाहे हीरा कह लीजिए, जो भी चीजें। तो अब वो स्वाभाविक है, यदि आप उसको, अब जैसे एनर्जी चाहिए आपको, बिजली चाहिए, तो अब कोयले से ही तो बिजली बनेगी। अब कोयला शहर में तो मिलेगा नहीं, तो आपको किसी जंगल के पास से ही निकालना पड़ेगा। तो केवल सरगुजा का विषय नहीं, ये तो पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में है। और पावर आज बहुत जरूरी है, उसके बिना चल भी नहीं सकती दुनिया। तो उसका खपत भी रोज बढ़ रहा है, तो उसको आपको कवर भी करना पड़ेगा। नहीं तो लाइट नहीं रहेगी तो आदमी जी नहीं पाएगा। कोई विकास का आगे बाकी और कामों का सब रुक जाएंगे, ठप पड़ जाएंगे। तो एक वो है। दूसरा अल्टरनेट आपका हाइड्रो पावर भी है, हाइड्रो जनरेशन भी है, पावर जनरेशन उससे भी हो सकता है, सोलर से जनरेशन हो सकता है। तो सोलर से भी लोग जनरेट कर रहे हैं पानी, आपका हवा से भी जनरेट कर रहे हैं, आपको पवन चक्की, पवन वो चल रही है उससे। तो लेकिन सबसे बड़ा चीजें जो कोयले से है, और कोयले के उत्खनन के लिए कहीं जहां जंगल है, जंगल तो कट रहे हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है कि नहीं कट रहे। लेकिन अब उसको बैलेंस क्या करें, उसका विषय है। ये तो बड़े स्तर पे हो गया, बड़े बड़े। दूसरा चीज क्या है कि आज वन अधिकार पट्टा मिल रहे हैं आदिवासियों को, समान वर्ग को, जंगल पहाड़ में रहते हैं, उनको उनकी जमीनों का वर्षों से जो काबिज है। आदिवासी जो 2005 के पहले से जो भूमि पे काबिज है, उनको पट्टे देना है, केंद्र सरकार की योजना है। उसके पहले जैसे समान वर्ग के लोग हैं, उसको 3 पीढ़ी की से जो काबिज है उनको देना है। लेकिन आज तक ये समाप्त हो जाना चाहिए था पट्टे देने का काम। 2005 से लेके 25 तक आज कितने था, 25 साल बीत गए, 20 साल बीत गए। 20 साल में हम सारे लोगों को सेटल नहीं कर पाए। और उसके चलते क्या हो रहा है कि लोग वन अधिकार पट्टा लेने के लिए रोज जंगल काट रहे हैं। एकदम सही बात है, जंगल काट रहे हैं। गांव देहात में सब अपना अपना जमीन बढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर पट्टे का आवेदन आ रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको वन अधिकार पट्टा को एक बार सेटल करके बंद कर देना चाहिए था, सारी प्रक्रिया खत्म करके। तो लोगों की जो उम्मीद बढ़ती है कि अरे और जमीन बना लो, पट्टा फिर बनवा लेंगे, तो उसके चलते जंगल काटते हैं। तो एक तो वो कटाई रोकती, तो उससे जो असंतुलन बन रहा है, आज हाथियों का इतना प्रकोप बढ़ रहा है, उनके पास जंगल ही नहीं बच रहे, कहाँ जाएंगे। हाँ सही बात है। तो ये चीजें हैं जो आज जंगली जीव दिखते नहीं है, जंगल ही खत्म नहीं हो, जंगल में हम चले गए और आज जान माल हो जा रहा है, खत्म हाथी आ रहे हैं, नुकसान कर दिए, जानवर नुकसान कर दिए। तो जंगल में तो हम चले गए ना, जंगली जीव हमारे बीच में थोड़ी आए।
हाँ हम गए हैं, अब हाँ, वो कहाँ जाए? हाँ वो कहाँ जाए, ये एक विषय ये भी है। दूसरा, उसके लिए प्रयास केवल भारत देश नहीं, दुनिया करती है। वृक्षारोपण हर बार करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन वृक्षारोपण कितना, जितना हम करते हैं उसका 25% भी मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बचा पाते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि हम सब लोग सरकार के भरोसे बस हैं, स्वयं में जागरूकता नहीं है कि मैं भी, मेरे जो बाड़ी है, मेरा घर है, आंगन है, वहां भी कम से कम मैं 5 पेड़ लगाऊं, 10 पेड़ लगाऊं, ताकि मेरे जीवन काल में खड़ा हो, बढ़ जाए। तो ये अवेयरनेस भी बढ़ाने की जरूरत है, कुछ नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। कि जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो हम लोग प्रकृति को नहीं बचा पाएंगे, और प्रकृति नहीं बचेगा तो असंतुलन होगा, और प्राकृतिक असंतुलन होगा तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। ठीक बात। जो भी हो, लेकिन जिस ईमानदारी से आपने कहा कि जितना हम लगाते हैं 25% नहीं बच पाता है, हाँ। इसके लिए तो मैं आपको बधाई दूंगा सर, इतना ईमानदारी से लोग बोल नहीं पाते हैं। आप सुन रहे थे लुंड्रा के विधायक प्रबोध मीना जी को। मैं आपका और समय नहीं लूंगा सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।